वीडियो देख लीजिएगा, ये तेजस्वी जी की बात है कि मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं। यानी तेजस्वी ने जनता को मूर्ख कहा। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार का अच्छी संख्या में अधिकारी IAS, IPS और बाकी केंद्रीय सेवाओं में नहीं हो। चूंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग को अनावश्यक रूप से इन लोगों ने टारगेट किया है, लक्ष्य किया है। जब अपमानित ही करना है, जब अनुग्रह बाबू का ही सम्मान नहीं किया गया, जब सत्येंद्र बाबू का ही सम्मान नहीं किया गया, सरदार पटेल को ही सम्मानित नहीं किया गया, तो आप उसी कड़ी में आदरणीय निखिल बाबू को भी देख सकते हैं। मैं जवाब में कहना चाहता हूँ कि वोट का राज तो होगा और वोट का ही राज होगा, चोर का राज नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सत्य योग न्यूज़। मैं अब बता दूं कि पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव औरंगाबाद की यात्रा पर थे। औरंगाबाद यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा था उनके लिए। यात्रा था वोट अधिकार यात्रा। वोट की चोरी हो रही है, इसका इल्ज़ाम राहुल गांधी ने लगाया। लगातार राहुल गांधी के मन से नारे लगे, मोदी वोट चोर है। लेकिन इसी के करारा जवाब देते हुए आज औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने तगड़ा जवाब दिया है। यूँ कह सकते हैं कि हमलावर रहे। तकरीबन आधे घंटे के प्रेस वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं पर तेजस्वी यादव के बारे में कहा है कि ये रिटेलर हैं, करप्शन के रिटेलर हैं, और राहुल गांधी करप्शन के होलसेलर हैं, यानी भ्रष्टाचार के दोनों पूरक हैं। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। यूँ कह सकते हैं कि दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आइए क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आवास पर सुशील सिंह, जो कि पूर्व के सांसद हैं औरंगाबाद के। देखते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे आमंत्रण पर आप लोग यहाँ आए और आपके माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से और आप लोगों के अखबार के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा देश की जनता के बीच बहुत ही गलत बात को रखते हुए एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वो ये है कि ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर ID, वोटर, तो वोटर लिस्ट, इसका विरोध इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। ये लोग इस बात को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी गहन सुनवाई करते हुए इन लोगों को आईना भी दिखाया, इन लोगों को नसीहत भी दी। स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले तो 7 ही डॉक्यूमेंट अलाउड थे, मांगे जाते थे वोटर के रिवीजन के लिए या नए वोटर बनने के लिए। इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट अलाउ किया है। और इन लोगों से ही पूछा, इनके वकीलों से ही पूछा कि फिर इसमें गलत क्या है। बहुत स्पष्ट तौर पर इस रिवीजन का मतलब ये है कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है या जो स्थायी रूप से अब वहां नहीं रहते जहां वो पहले रहते थे, जहां से वो मतदाता थे, या वो स्वयं अपना नाम यहां से कटवाना चाहते हैं और दूसरी जगह अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो यहाँ उन लोगों ने सरेंडर किया। तो इसी तरह से 3-4 मुख्य ऐसे कारण हैं जिससे किसी का नाम हट सकता है या हटा है। अगर गलत से किसी का ऐसा नाम हट गया जो यहाँ रहते हैं और यहाँ के मतदाता वो बनना चाहते हैं, उनको होना भी चाहिए, तो वैसे लोगों को उस गलती के विरुद्ध आपत्ति देने का पूरा अधिकार है और इसके लिए समय अभी भी बच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हो हल्ला
बहुत मचाया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा, लेकिन आपत्ति देने का जो सही तरीका है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। अभी तक बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मतदाता पुनरीक्षण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं दी है। जो भी आपत्ति आया है चुनाव आयोग के सामने वो मतदाताओं की तरफ से आया है, न कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो ये प्रमाणित होता है कि ये एजेंडा बिल्कुल पॉलिटिकल है और चुनावी लाभ के लिए है, जनता को बरगलाने का, भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास है। ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक कहा, इनके वकीलों ने यहाँ तक कहा कि बिहार के लोगों के पास पेपर नहीं होते, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नसीहत देते हुए ये भी कहा कि बिहार जैसे प्रदेश को इतना कमतर करके आंकना और ऐसी छवि पेश करना ये अच्छा नहीं है। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा यूपीएससी के परीक्षार्थी हों और सबसे ज़्यादा यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी हों, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार का अच्छी संख्या में अधिकारी आईएएस, आईपीएस और बाकी केंद्रीय सेवाओं में नहीं हो। तो ऐसे राज्य के विषय में ये कहना कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और यहाँ के लोगों के पास कोई पेपर नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता, ये बिहार की गलत छवि को पेश करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और बहुत सारी बातों को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे इनको शर्म आना चाहिए और इनको अपना पिटीशन विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, जनता को ये भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब मैं आता हूं इसी बात को लेकर जो यात्रा चल रही है इसके संबंध में। कल औरंगाबाद में भी यात्रा आई थी जिसमें इंडिया अलायंस के सारे बड़े बड़े नेता थे, विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी के तो सुप्रीमो ही थे। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, खड़गे जी भले अध्यक्ष हों, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस का कंट्रोल कहाँ से है, किसके पास कांग्रेस पार्टी का रिमोट होता है। आम सभा होनी हो और वो सभा औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर हुई, जहां या तो पुतला दहन होता है इसलिए कि वहां जगह ही नहीं है, बहुत छोटी जगह है, वहां आम सभा नहीं हो सकता, वहां नुक्कड़ सभा होता है। कभी कभार नुक्कड़ सभा होती है और नहीं तो पुतला दहन होता है। वैसी जगह में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, आरजेडी के सुप्रीमो और उनके बाकी दलों के भी बड़े बड़े नेता, सबसे बड़े नेता उन दलों के, अब इसी से आप समझ जाइए कि उनको अपने जन समर्थन पर कितना भरोसा है, क्योंकि रमेश चौक पर तो वैसे ही दिन भर हजारों लोग रहते हैं। तो उनको सुनने के लिए कोई नहीं आएगा ये उन लोगों को भी पता था। इसलिए रमेश चौक पर उन्होंने, जहां नुक्कड़ सभा होती है, वहां इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के राष्ट्रीय और बड़े बड़े और सबसे बड़े नेताओं का कार्यक्रम हुआ। आप पे तो ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि आप लोगों ने तो मंच ही नहीं बनने दे रहे थे उनका। ये तो वो लोग खुल के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर इंडिया अलायंस के बड़े नेता हो, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग मंच नहीं बनने दे रहे। विरोध हुआ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान बोलते हैं राहुल गांधी, तो वहां पर दुकानदारों को ही आप लोगों ने भड़का दिया, विरोध हुआ। देखिए, यही तो बात है कि ये लोग कभी भी सच का सामना नहीं करते और ये परोक्ष वार करते हैं। जैसे चुनाव आयोग को जिस तरह से ये लोग बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को माध्यम बनाकर चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं,
असली विरोध तो इनका देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से है। लेकिन चूंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग को अनावश्यक रूप से इन लोगों ने टारगेट किया है, लक्ष्य किया है। यहाँ भी वही बात है, दुकानदारों ने इस बात के चलते विरोध किया, और ये पहला विरोध नहीं था वहाँ के दुकानदारों का, इसके पहले भी वहाँ के दुकानदारों का विरोध हुआ है। दुकानदार यहाँ की जनता है, यहाँ के मतदाता हैं। हम लोग कोई कार्यक्रम जनता के विरोध को झेलकर नहीं करते और न कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है और जनता के समर्थन के बल पर ही हम लोग हैं या हमारी पार्टी है। वहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने इस बात के कारण विरोध किया कि अगर यहाँ सभा हुई तो ये परंपरा कायम हो जाएगी और आए दिन कोई न कोई सभा यहाँ होती रहेगी, फिर उन लोगों का व्यवसाय प्रभावित होगा। इस बात को लेकर वहाँ के लोगों ने, दुकानदारों ने विरोध किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जनता के विरोध को दरकिनार किया, जनता की राय को कुचलने का काम किया और बात जबरदस्ती, जिसको रंगदारी कहेंगे तो कम नहीं होगा, सही शब्द होगा, बिल्कुल दबंगई और रंगदारी के साथ वहाँ कार्यक्रम किया। मुझे ये पक्की जानकारी नहीं है कि प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है कि नहीं दी है। यदि अनुमति नहीं दी तब भी गलत, और यदि अनुमति दी होगी तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। सरकार तो आपकी, तो क्या जिला प्रशासन यदि अनुमति नहीं दिया होगा और उसके बावजूद भी वहाँ कार्यक्रम हुआ, या अनुमति दिए होंगे और तब कार्यक्रम हुआ, तो क्या एनडीए की सरकार जिला प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कोई संज्ञान लेगा? मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि यदि अनुमति नहीं मिली होगी तो बिना अनुमति के सभा करना ये गलत, और यदि अनुमति दिया होगा जिला प्रशासन ने, मुझे इसकी पक्की जानकारी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। हाँ, इसका ये लोग इस रूप में फ़ायदा लेना चाहेंगे, अगर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की इनके ऊपर कि बिना अनुमति के आपने कैसे सभा की, तो फिर ये लोग एक और झूठ परोसेंगे जनता के बीच में और कहेंगे कि देखिए हम लोग विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार हम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, और लोकतंत्र स्वाभिमान की रक्षा के प्रतीक हैं। उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है। उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के ही आज़ादी के बाद के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की मूर्ति है। उसके बाद बिहार विभूति अनुग्रह बाबू, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी, बगल में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे बढ़िए तो गुदड़ी के लाल जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति, और फिर जिस रास्ते से इनकी यात्रा अम्बा गई वहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति, जहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है वहाँ आदरणीय भामा शाह जी की भी मूर्ति है। लेकिन किसी महापुरुष को, जिसमें कई तो कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता थे और बड़े क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपना त्याग किया था, किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं, ना तो कहीं माल्यार्पण हुआ, ना और किसी प्रकार से उनको सम्मान दिया गया। ये बिहार का अपमान है, बिहार के लोगों का अपमान है, औरंगाबाद का अपमान है, क्योंकि आदरणीय अनुग्रह बाबू छोटे साहब
तो ये वोट हथियाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन इनके एक्शन से ये पता चलता है कि इनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति, भामा शाह जी के प्रति, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, आदरणीय श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और बाबू कुंवर सिंह के लिए क्या सम्मान है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और मुझे इसकी पीड़ा है, इसलिए मैं ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पूरी यात्रा से पूर्व सांसद निखिल बाबू को अलग रखा गया। हाँ, सही बात है कि निखिल बाबू इस यात्रा में कहीं नहीं थे। अभी ये इस पर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जब अपमानित ही करना है, जब अनुग्रह बाबू का ही सम्मान नहीं किया गया, जब सत्येंद्र बाबू का ही सम्मान नहीं किया गया, सरदार पटेल को ही सम्मानित नहीं किया गया, तो आप उसी कड़ी में आदरणीय निखिल बाबू को भी देख सकते हैं। जब श्री बाबू का ही सम्मान नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के काफिला में नबीनगर के वर्तमान विधायक डब्लू सिंह के बॉडीगार्ड पर मारपीट किया गया, जो राज्यसभा संजय सिंह ने खुद ही की है। इस पर क्या देखिए, ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, इसमें जो पार्टियां हैं, ये हुड़दंगियों का एक दल है और इन लोगों का विश्वास ऐसे ही कार्यों में है, चाहे मेरा कोई विपक्षी ही क्यों ना हो। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ और ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं इस बात से खुश नहीं हो सकता कि हमारे विपक्षी कोई उनके साथ मारपीट हो गई या उनको पीट दिया गया, क्या किया गया, कि चूँकि उन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है। हुड़दंगियों का एक गठबंधन है, दल है, इसलिए वहाँ ऐसी बातें कोई बहुत आश्चर्य करने वाली नहीं है, ये उन लोगों के लिए सामान्य है। और जिस तरह से अपने संबोधन में ये लोग बहुत गलत चीज़ें परोस रहे हैं, जनता के बीच बहुत गलत बातें फैला रहे हैं, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। जैसे इन लोगों ने कहा कि आज वोट छीना जा रहा है, कल वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपका पेंशन बंद हो जाएगा। ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जवाब के रूप में कहना चाहता हूं कि गरीब का मसीहा और सच्चा हितैषी आज की तिथि में यदि कोई है तो गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला और चाय बेचने वाले के बेटा नरेंद्र मोदी ही हैं। इस बात को सब लोग कान खोलकर सुन लें और जान लें। अगर गरीब का हक मारना होता तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हमारी सरकार के द्वारा शुरू नहीं किया गया होता, जिसके तहत 80 करोड़ लोग आच्छादित हैं। यानी 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में 5 किलो प्रति माह राशन मिलता है। अगर गरीबों का हक छीनना होता हमारी सरकार को, हमारे नेता को, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नाम की योजना शुरू नहीं होती, जिसके तहत अगर 100 रुपया किसी लाभुक को मिलना है तो 99 रुपया 99 पैसा नहीं जाता, बल्कि पूरे 100 का 100 रुपया उनके खाते में जाता है। इन्हीं के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री और राहुल जी के पिताश्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ तो लाभुक तक पहुँचते पहुँचते वो 15 रुपया रह जाता है। आज नरेंद्र मोदी यदि 100 रुपया किसी भी स्कीम के तहत भेजते हैं, चाहे वो पेंशन हो, किसान का पेंशन हो, चाहे कोई योजना हो, उज्ज्वला गैस के तहत सब्सिडी हो या कोई भी हो, पूरा का पूरा 100 रुपया या 100 पैसा उनके खाते में जाता है। और
ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, दुनिया के विकसित बड़े धनी ताकतवर देशों ने इस योजना की सराहना की है और इस योजना का नकल किया है। दुनिया के देशों ने, मैं भारत की बात केवल नहीं कह रहा। तो ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात जनता को भरमाने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए ये लोग कर रहे हैं, जिसका मैं कड़े से कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। तेजस्वी जी ने कल बिहार को एक और बात के लिए अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप लोग उनका वीडियो देख लीजिएगा, ये तेजस्वी जी की बात है कि मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं। यानी तेजस्वी ने जनता को मूर्ख कहा। मोदी जी की तारीफ, उनकी प्रशंसा और उनका समर्थन देश की जनता करती है, और केवल वही जनता नहीं करती जो भारत के लोग भारत में रहते हैं। भारत के लोग जो दुनिया के किसी देश में रहते हैं जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहां भी उनको सम्मान देते हैं भारत के लोग और दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी। तो ये कहना कि मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं, ये जनता का अपमान है, और इस अपमान का बदला जनता लेगी और ऐसे लोगों को, ऐसे घमंडी लोगों को, ऐसे दम्भी लोगों को सबक सिखलाएगी। और जनता के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है मत का, और मत के हथियार के माध्यम से जनता ऐसा करने वाले और ऐसा बोलने वाले लोगों को, जनता को मूर्ख समझने वाले लोगों को समय पर जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के मंच से प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए कहा है कि गुजराती बताएगा कि बिहार का कौन वोटर होगा कौन नहीं। देखिए, महात्मा गांधी भी एक गुजराती ही थे, सरदार पटेल भी एक गुजराती ही थे। तो हम इस चश्मे से नहीं देखते कि कौन गुजराती है और कौन बिहारी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक बिहारी थे, और इस देश के हर प्रांत में ऐसे मूर्धन्य लोग हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन लोगों ने देश और समाज को रास्ता दिखाया है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समय में लोगों ने देश का भला किया, देशवासियों का भला किया। तो ये कहना कि कोई गुजराती दिखाएगा, पहले वो भारतीय हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनका एक एक शब्द इस तरह से आपत्तिजनक रहता है, इनको खुद ही नहीं पता है कि क्या बोलना है। इनको बस एक ही चीज़ पता है कि तुष्टीकरण की नीति कैसे प्रभावी होगी, और एक खास वर्ग का तुष्टीकरण करके ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। कल वोट के राज की बात भी तेजस्वी जी ने की है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, और बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। मैं जवाब में कहना चाहता हूँ कि वोट का राज तो होगा, और वोट का ही राज होगा, चोर का राज नहीं होगा। ये जो दोनों चोर मिलकर, चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर बिहार की सत्ता को हथियाना चाहते हैं, बिहार की जनता कदापि इसे सफल नहीं होने देगी, इनके मंसूबों पर पानी फेर देगी। एक भ्रष्टाचार के रिटेलर हैं, चारा घोटाले, रेलवे में भर्ती घोटाला और कई घोटालों का आरोप ही केवल इनके ऊपर नहीं चस्पा है, बल्कि जिनमें ये लोग सजा याफ्ता भी हैं। तो जहां आरजेडी भ्रष्टाचार के मामले में रिटेलर है, वहां कांग्रेस करप्शन के मामले में होलसेलर है। एक होलसेलर और रिटेलर की दोस्ती है, और ये लोग इतना हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि अगर ये लोग गलती से भी सत्ता में आ गए तो संविधान में संशोधन करके, कानून बदलकर ये लोग करप्शन को भी लीगलाइज करने का काम करेंगे। यानी हम करप्शन करेंगे,
हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, या भ्रष्टाचार को ये लोग लीगल स्वरूप देना चाहेंगे। पूरा नेहरू परिवार आज भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित है। एक नहीं अनेक घोटाले उन लोगों के नाम हैं। वही हाल लालू परिवार का भी है। लालू परिवार का बच्चा बच्चा भ्रष्टाचार के आरोप में है। केवल लालू जी ही नहीं, बल्कि राबड़ी जी, तेजस्वी जी, मीसा भारती, सारे लोग आरोपित हैं रेलवे में नौकरी के बदले जो ज़मीन ली गई उस घोटाले में। इसीलिए मैंने कहा कि करप्शन के रिटेलर और होलसेलर के बीच में दोस्ती हो गई है और ये लोग हल्ला मचाकर चाहते हैं कि हम बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएं, जो कभी भी संभव नहीं है। जहां तक वोट चोरी का सवाल है, जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना तरीके से राहुल जी और इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं, इसका एक उदाहरण तो आपके सामने बैठा है। 2004 में लोकसभा का चुनाव मैं केवल 7,000 वोट से हार गया था और कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार जीते थे। अगर वोट चोरी होती, मैं तो बीजेपी का कैंडिडेट था, इस बार मैं क्यों हार गया? अगर वोट चोरी होती तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अमेठी से कैसे जीत जाता? और अगर वोट चोरी होती तो हम 302 से 240 पर क्यों आ जाते? अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक जगह जहां कांग्रेस का ही आदमी बहुत कम मार्जिन से जीता है। तो अगर वोट चोरी से वो जीता है या यहीं से इंडिया अलायंस का आदमी जीता है, तो पहले उन लोगों से इस्तीफा कराएं, उसके बाद आरोप की बात करें, उसके बाद वोट चोरी की बात करें। ऐसे नहीं चलेगा कि किसी को छू दिया या गाली दे दिया या मार दिया और भाग गए। इलेक्शन कमीशन ने कल इनको एक एक बात का लॉजिकली तर्क के साथ जवाब दिया है और कहा है यदि आपको अपनी शिकायत पर भरोसा है कि आपकी शिकायत सही है तो आप शपथ पत्र देकर शिकायत करिए, हम उसकी प्रॉपर जांच करेंगे और फिर जो उचित होगा, जो सही होगा वो करेंगे। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्टता के साथ ये भी कहा है कि चुनाव आयोग एक एक मतदाता के साथ खड़ा है, जो असली मतदाता। फर्जी मतदाताओं के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन एक भी असली मतदाता इस पुनरीक्षण से चिंतित नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग चुनाव आयोग को धमकी भी दिया है, चुनाव आयोग को कि मैं सत्ता में आ गया तो सबको देख लूँगा। एक संवैधानिक संस्था को ये धमकी है, जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। इनके लिए तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली ये होनी चाहिए, इनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर इनको बिना जन समर्थन के, बिना जनादेश के प्रमाण पत्र दे दे और इनको सरकार में ला दे तो चुनाव आयोग बढ़िया, चुनाव आयोग निष्पक्ष। लेकिन चुनाव आयोग जो सही है, जो संवैधानिक है, जो कानूनी है, वो काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग खराब। मुझे इस बात पर बहुत कड़ी आपत्ति है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिस देश से और खासकर जिस राज्य से, इसी बिहार के वैशाली से लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, लोकतंत्र की जड़ यही है बिहार के वैशाली में, और यहीं से देश और दुनिया में लोकतंत्र फैला, उसका प्रचार हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की चुनाव प्रणाली के विषय में, यहाँ के जनादेश के विषय में दुनिया के सामने गलत तस्वीर पेश करना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। दुनिया में भारत को बदनाम करना ये शोभा नहीं देता
लेकिन ये लोग अगर जनता के किसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं कि आपका ये भला होगा,